मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 2026 9 जून फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे, अप्रोच समझते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना और सेशन को भी लाइक कर देना। साथ में कोई तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYKT, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए से बी का अनुपात है 3:B और बी से सी का अनुपात है 8:7, तो ए बी सी का संयुक्त अनुपात क्या होगा। ए बी का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो या तो एक तरीका ये है कि सीधे सीधे ऑप्शंस में देख लो कि ऑप्शंस में कहाँ पे ए और बी का अनुपात 3:2 आ रहा है। ऑप्शन ए में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, एक सेकंड, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आ रहा है 3:2, बट बी और सी का अनुपात भी 8:7 होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ए बी का अनुपात आ रहा है 12:8, जो कि होगा सिंप्लीफाई होगा 3:2, और बी और सी का आ रहा है 8:7, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करते, अगर क्वेश्चन फंसाता, मतलब ज्यादा ऑप्शन होते हैं, हालांकि ऐसे केसेस में तुम डेफिनेटली ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो क्वेश्चन कुछ और होता, आगे कुछ और सॉल्विंग करना पड़ता, ए बी का अनुपात है 3:2, बी और सी का अनुपात है 8:7। ठीक है, सो या तो एक तरीका ये है कि बी का अनुपात पहले वाले केस में 2 है, दूसरे केस में 8 है। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है उसका नॉइज हल्का फुल्का है, तो उसका कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। ठीक है, 2 है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसको भी 8 करोगे, कैसे करोगे, 4 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 12, तो सीधे आ गया 12, 8, 7। एक तरीका ये हो गया। और अगर ज़्यादा वैल्यूज है, भाई यहाँ पे 3:2 है, इस 2 को दाहिने लिख दो, इस 8 को बाएं लिख दो। अब 8 क्या, 24, 16, 14, ये अनुपात हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, ये तब है जबकि इसके आगे भी हमें कोई प्रोसेस करना हो, अदरवाइज तो सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। यूवी और डब्ल्यू है, एक व्यवसाय में 18,000, 24,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ आ रहा है 14,400 का। लाभ में वी का हिस्सा डब्ल्यू के हिस्से से कितना कम होगा। तो यूवी और डब्ल्यू का इन्वेस्टमेंट का जो निवेश का अनुपात है वो क्या आ रहा है, यूवी और डब्ल्यू का 18, 24, 30, यानी कि 3:4:5। 18, 24, 30, 3:4:5। ठीक है, यानी कि कुल अगर निवेश किया है 5, 4, 9, 3, 12, तो 12 में से निवेश वी का कितना है, 4 यूनिट है, डब्ल्यू का कितना है, 5 यूनिट है। और हमसे पूछ रहा है वी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है, तो वी का हिस्सा अगर 4 यूनिट, यानी कि वी को 4 यूनिट मिलेगा, तो कुल 12 यूनिट अगर प्रॉफिट हुआ, और 5 यूनिट मिलेगा डब्ल्यू को, यानी कि अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 1 यूनिट का कुल 12 में से, तो 1/12 का अंतर होगा। कुल लाभ हुआ है 14,400, तो 14,400 का 1/12 कर लोगे, जो कि आ जाएगा 1,200 रुपए। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अलग अलग इनका लाभ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करना है जबकि मूल राशि 12,800 है। ब्याज दर 7% है और समय अवधि 3 वर्ष है। 7% हर साल मिल रहा है साधारण ब्याज है, और 3 साल के लिए मिल रहा है, तो कुल कितना हुआ, 7% गुणे 3, 7 या 21%। 12,800 का 21%, 21% ऑफ 12,800। ठीक है, तो 1% 128, 128 गुणे 21 करोगे। अब क्योंकि आखिर में 8 आना है, लेकिन आखिर में 8 दो ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बट दो ऑप्शन में भी आ रहा है, तब भी हमें पता है, देखो और ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन होता तो भी हमें पता है कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी पक्के से आंसर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं 128 से। 128 क्या है, 2 की घात 7 है, यानी कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से डिवाइड होता है। और 2898 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि आखिर में आ रहा है 98, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, भले ही आखिर में 8 आ रहा है तो भी क्यों नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। 21 × 8 = 168, 8 आया 16, 21 दूनी 42, 16, 58, 8 आया 5, 21 और 5 2688। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, एलसीएम है 42, 728। एक संख्या 218, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी एचसीएफ गुणे एलसीएम बट्टे 218। अब कैलकुलेशन अगेन यहाँ पे भी मुश्किल होगी अगर कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़े तो। ठीक है, तो आसान तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखो आखिर में यूनिट पे क्या आएगा, ऊपर 2 × 8, आखिर में 6 आएगा, बटा 8 आ रहा है, तो 6 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा, कोई और ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो इतना ही करेंगे। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 7 से विभाजित करो तो शेषफल 4 बचे, 9 से विभाजित करो तो शेषफल 4 बचे, 11 से विभाजित करो तो भी शेषफल, यानी कि हर एक केस में, इन एवरी केस वेर यू आर डिवाइडिंग बाई 7 और 9 और 11, सब केसेस में रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। यानी कि 7, 9 और 11 सबसे छोटी संख्या का एलसीएम ले लो। 7, 9, 11 का जो एलसीएम होगा वो तो पूरा का पूरा चला जाएगा, तो 4 उसमें जोड़ दोगे, ये सबसे छोटी ऐसी संख्या आएगी। और अगर हमें कोई ऐसा और संख्या निकालनी होती है तो फिर एलसीएम का मल्टीपल लेते और फिर उसमें 4 जोड़ते। एलसीएम क्या आ गया, 11, 9, 99 गुणे 7 बटे, सॉरी बटे नहीं, +4, 9 सत्ते 63, आखिर में 7 आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है, 99 सत्ते 100 सत्ते 700 -7, ये हुआ 693, और फिर जोड़ा है 4, तो 697 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
एक त्रिभुज का आधार दिया है 13.9, ऊंचाई दी है 11.3 और क्षेत्रफल हमें पता करना है। क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे 2 से विभाजित भी करना है आखिर में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा इस सवाल में, कैसे करोगे वो सोचते हैं। तो 13.9 गुणे 11.3 करना है, तो एक काम करते हैं कि इसको लिख सकते हैं, 13.9 को 14 लिख सकते हैं, तो 14 गुणे 11.3, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और माइनस 0.1 इंटू 11.3, क्योंकि बाद में 2 से भाग भी देना है ना, और फिर यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, तो मतलब पक्का आंसर अपन कर नहीं पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो 14 गुणे 11.3 क्या आ जाएगा, 14×3 = 42, 2 आया 4, और 154 158 और घटेगा इसमें से 1.13, और फिर आखिर में 2 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 158 - 1 157/2, तो ये आएगा 78.5, ऑप्शन ये आंसर आएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया है ना, पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया है। ठीक है, 78.535 ये होता है एक्चुअल आंसर। दैट इज वाई फिर हम यूनिट वगैरह मैच नहीं करा सकते थे, क्योंकि आंसर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, 12 संख्याओं का औसत 62 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 64 है, छठी संख्या 5वीं से 8 कम है और 7वीं से 7 कम है, तो डेफिनेटली इस सवाल में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और गलती होने का स्कोप भी रहता है। ये ध्यान से करना है इस सवाल को, या फिर बात के लिए रखना है। ठीक है, बात के लिए रखना है, ताकि शुरू में फटाफट वैसे सवाल करो जो कि तुम्हारे 30 सेकंड 40 सेकंड में इजीली हो जा रहे हैं। 12 संख्याएं हैं, औसत अगर 62 है तो योग आएगा 62 × 12, ये तो सारी 12 संख्याओं का योग आ गया। अब अंतिम 5 का औसत 60 है, तो अंतिम 5 लास्ट 5 का योग कितना होगा, 60 × 5। पहली 4 का औसत 64 है, तो योग क्या होगा, 64 × 4, ये फर्स्ट 4 के लिए। तो पहली 4 हो गई, आखिरी 5 हो गई, तो 4 के बाद में 5 6 7 और फिर 8 9 10 11 12 हमने कर लिया है। 8 9 10 11 12 याद है, 60 × 5, पहली 4 64 × 4। अब पांचवी छठी सातवीं, फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ, इनके बारे में डिस्कशन हमें किया गया है। क्या दिया गया है, छठी संख्या 5वीं से 7 कम है, 5वीं से 8 कम है, तो छठी अगर हम 5वीं को x मान लेते हैं, तो छठी हो जाएगी x - 8, और 7वीं से 7 कम है, कौन सी, छठी संख्या, छठी संख्या 7वीं से 7 कम है। ठीक है, तो इसमें 7 जोड़ दोगे और 7वीं संख्या आ जाएगी, यानी x - 1 होगी 7वीं संख्या। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 62 × 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 4 और 12 छक्का 72, तो 744 बराबर 300 प्लस 256 प्लस 3x - 9। अब सवाल आखिर में क्या पूछा है, छठी और 7वीं का औसत क्या है, यानी कि इन दोनों का औसत क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का औसत क्या आएगा, योग आ रहा है 2x - 9 और बटे 2 कर दोगे तो x - 4.5, तो x हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो 300 प्लस 256 आ जाएगा 556, 3x - 9 आ रहा है 744, 556 में 9 घटा ही दो, इनफैक्ट जो मुश्किल रखो, तो 3x प्लस कितना आएगा, 556 - 9 यानी कि 547 के बराबर आ रहा है 744 के, तो यहाँ से 3x आ जाएगा हमारा 744 - 547, जो कि हो गया 197, x आ जाएगा 197/3, जो लगभग आ गया 3×18, और लगभग लगभग 11×66 से थोड़ा सा कम, इनफैक्ट 65 सही 2/3, प्रिसाइजली 65 सही 2/3। अब इसमें 4.5 घटाएंगे तब हमें जवाब मिलेगा, जो कि होगा 61.17, ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका करने का, या फिर हम डिविजन मेथड से देख सकते थे कि हम एक औसत मान लेते हैं, कि मान लिया हमने कि सारी संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, 62 आ रहा है, सॉरी सारी संख्याओं का औसत 62 है, डेविएशन देख लेते कितना डेविएशन आ रहा है, तो 62 कुल औसत आ रहा है 12 संख्याओं का। तो जब हम सारी संख्याओं को देखेंगे सबको मिला के जो हमारा डेविएशन होगा, नेट डेविएशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 12 का डेविएशन 0 है, एवरेज 0 है। यहाँ डेविएशन कितना है, अंतिम 5 का डेविएशन, क्योंकि 60 है, 2 का डेविएशन आ रहा है -2 आ रहा है, तो 5 गुणे -2 प्लस पहली 4 का डेविएशन कितना है, औसत का डेविएशन है +4, विचलन है 4 का, तो 4 गुणे +4, और बची हुई जो 3 संख्याएं हैं, पांचवी छठी सातवीं, छठी पांचवी सातवीं, उनका हमने योग तो मान ही लिया था, पर उनका डेविएशन कितना है, एवरेज डेविएशन निकाल लेते हैं उन तीनों के लिए। डेविएशन कितना आएगा, मान लेते हैं कि डेविएशन x है, या z मान लेते हैं 3, अगर डेविएशन z का है तो 3z डेविएशन आएगा। अब देख लो क्या वैल्यू आ रहा है, तो ये आ रहा है -10, ये आ रहा है 16, तो +6, तो 3z = -6 आ रहा है, तो z = -2 हो जाएगा। ठीक है, z = -2 हो जाएगा, यानी कि इनका विचलन कितना है, -2 आ रहा है, 62 औसत है, यानी कि इनका औसत कितना है, 60 होगा, तो कुल योग आ जाएगा 180। अब इसके बाद में वही कहानी करनी है कि हमारी छठी संख्या 5वीं से 8 कम है, 5वीं अगर x है तो छठी हो जाएगी x - 8, 7वीं हो जाएगी x - 7। अब इनको जोड़ दो, तो 3x, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने,
3x-15 ये हो जा रहा है बराबर 180 के। कुछ गड़बड़ किए हैं यहाँ पे हम लोग। x-1 था ना, अरे तब भी कुछ तो गड़बड़ किया है कहीं पे। 5 × -2, हाँ यहाँ तो ठीक है। और फिर यहाँ पे विचलन 62 से था, 62 से था, अरे तो +2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो -10 +8 यानी -2 बचा, जो कि उधर जाके 2 हो जाएगा, तो z बराबर 2/3 आ जाएगा। देखिए हमारा जो औसत आएगा इन संख्याओं का वो आएगा 60 सही और 2/62 सही 2/3, 62 सही 2/3। औसत आएगा 62 सही 2/3, यानी कि संख्याएं आ जाएंगी हमारी 180, 186, 188। ठीक है, तो 188 योग आया। अब 188 + 9 क्या आ जाएगा, 197 बराबर 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x आ जाएगा 197/3। बाकी कहानी तो क्लियर ही है, आंसर अपना ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, एल्यूशन में गलती हो गया था बट आप समझ गए होगे। ठीक है, तो डेविएशन वाला मेथड है, हालांकि वो भी बहुत आसान तो नहीं कर रहा इस सवाल को, तो ऐसे केस में डायरेक्टली इस मेथड से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आखिर में उसके बाद में प्रोसेस है ना हमारा, बाद में भी कैलकुलेशन करना है इस सवाल में, और डेफिनेटली छोटी मोटी गलती हो जाएगी तो ये सवाल समय खाएगा, इसलिए इसको बात के लिए रखना। अगला सवाल, ₹15,000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि कितनी हो जा रही है, 16,854। तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये तो कुछ भी नहीं करना, 15,000 हो गया हमारा, 16,854 यानी कि 1854 हमारा, 1854 हमारा कुल मिला के ब्याज होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। व्यंजक को सरल करना है, 450/3 प्लस 625/5 -44 + 25। तो यहाँ पे आ गया 150, यहाँ पे आ गया 125, तो 150 + 125 -44 + 25। ठीक है, सो अब तो प्लस माइनस ही बचा है, तो 150 + 150 300 - 44, जो कि हो गया 256। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 256। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या जो 1005, 1245 और 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। जब भी कभी ऐसी बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो जो अंतर होगा हमारी दी हुई संख्याओं का, उसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, एचसीएफ लेंगे डिफरेंस का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, पहली दो संख्याओं में, पहली दो संख्या में डिफरेंस आ रहा है 240 का, और दूसरी और तीसरी में भी डिफरेंस आ रहा है 240 का। तो हमारा एचसीएफ लेंगे हम यहाँ पे 240 और 240, क्योंकि दोनों ही संख्या 240 है, तो एचसीएफ भी हमारा 240 ही होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, कि सबसे बड़ी ऐसी संख्या 240 मिलेगी। क्योंकि क्या है, शेषफल समान आ रहा है, तो पहली संख्या 1005 को 240 से घटाएंगे तो जो शेषफल आएगा वही दूसरी संख्या में भी आएगा, तो जब हम दूसरी में से वैल्यू घटाते हैं तो शेषफल वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हम अंतर का एचसीएफ लेंगे यहाँ। ठीक है, अगला सवाल, ए बी सी डी ई और एफ 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ए और एफ का योग है 1586, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, हमें पहली और आखिरी संख्या का योग दिया हुआ है, तो जब भी हमें 6 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये संख्याएं क्या फॉर्म करेंगी, एपी फॉर्म करेंगी, समांतर श्रेणी फॉर्म करेंगी। तो समांतर श्रेणी पहली और आखिरी, या पहले से दूसरी और आखिरी से दूसरी का योग भी सेम ही होगा, और ऐसे पहले से तीसरी और आखिरी से तीसरी उनका योग भी सेम ही होगा। या फिर औसत हमारा मिल जाएगा, पहले और आखिरी को जोड़ा हमने, जोड़ 1586 है, तो औसत आएगा 1586/2, और 6 संख्याएं गुणे 6 कर दो, यानी कि 1586 × 3, ये हमारा जवाब होगा, यानी कि 4758 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, 18,560 में वस्तु को खरीदा, 2.5% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। यानी 18,560 में 2.5% घटाना है, 2.5% घटाना है, लगभग कितना आएगा, लगभग 2.5% कितना होगा भाई, 18,560 का 1% कितना होगा, 1% आएगा 185.6 के आसपास। ठीक है, तो 2.5% हमारा लगभग लगभग 500 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, 500 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। देखो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी होना नहीं, वो तो ज़्यादा बड़ी संख्या है। ठीक है, क्योंकि खरीदा जितने पे, उसके बाद हानि पे बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य कम आएगा, छोटा आएगा, ऑप्शन डी आएगा नहीं, और इतना भी छोटा नहीं होगा, 15,900, 15,675, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमने घटा दिया, 15-16% घटा गए, तो ऑप्शन ए के अलावा कोई भी और आंसर नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, इतना ही काफ़ी है सवाल के लिए, ऑप्शन एक ही है जो मैच कर रहा है 2.5%। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, वरना हम करते 18,560 माइनस 185.6, 1% है, गुणे 2.5, फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 180 × 2.5 कितना आएगा, दो पार्ट में तोड़ दो इसको, 180 का 2.5 गुना कितना होगा, 360 + 90 450, 5.6 का 2.5 गुना यानी कि 2.8 का 5 गुना 14, तो 464 घटाओगे 18,096 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 120 का 3/20 क्या है, तो 20 6 या 18, 18 है, ऑप्शन सी।
एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है, फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सिर्फ 5% की छूट दे रहा है, लेकिन 12% का तब भी उसका फायदा हो रहा है, तो कितना लाभ वो कमाएगा अगर वो ये छूट ना दे तो? ठीक है, तो 5% की छूट देने के बाद भी वो 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, सो ऐसे समझो कि मान लो कि 100 रुपये का सामान था, सीपी 100 रुपये था, तो 112 पे सेलिंग प्राइस है उसका, और ये कब है? जबकि वो 5% की छूट दे रहा है। और 5% मतलब कितना हुआ कि 1/20 की छूट दे रहा है, क्योंकि 20 में एक की छूट दे रहा है। अगर 20 रुपये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो एक की छूट दे रहा है, तो ये 19/20 ऑफ मार्क प्राइस है 112। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 112 × 20/19, यानी 2240/19। ये लगभग कितना होगा? 19 एकम 19, फिर बच गया हमारा 34, तो 19 एकम 19 बच गया 15, 150, तो लगभग लगभग 118 दशमलव कुछ आ रहेगा आंसर, यानी 18% का फायदा होगा। ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, या इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 5% की छूट दी है, यानी कि 1/20 की छूट दी है, तो 19/20 जो मार्क प्राइस का आया, ये हमारा बराबर होगा 112/100 कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर 20 से 5 बार कटा, 19 बना 950, तो सीपी आ, नहीं सीपी नहीं, हमें एमपी निकालना है। एमपी क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा 112/95 ऑफ सीपी, यानी कि एमपी और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ जाएगा 112/95, यानी कि 95 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 17/95 यानी 1700/95% में आंसर आएगा। अब इसका मान निकालोगे, जो कि लगभग 18% आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चलती है, 50% यानी कि 1/2 तेज चलती है, तो अगर हमारा कार की चाल 2 यूनिट है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 3 यूनिट। दोनों एक समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। शुरू भी साथ में किया, खत्म भी साथ में किया, लेकिन ऐसा कैसे संभव है जब दोनों की चाल अलग अलग है? ये तब संभव है जबकि एक जिसकी चाल ज्यादा है वो ज्यादा रुके, वो रुक रहा हो बीच में। तो रास्ते में स्टेशन पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लगा, लेकिन रेलगाड़ी रुकते रुकते गई है, जबकि कार एक साथ लगातार गई है। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस जो तय किया दोनों ने वो सेम है, तो यहाँ पे चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो चाल का अनुपात क्या है? ट्रेन का और कार का। ट्रेन की चाल, अगर कार की चाल 2 यूनिट है तो ट्रेन की 3 है, यानी 3:2 है। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि ट्रेन 25 मिनट रुकी है, तो जो अंतर है ये वो 25 मिनट के, 1 मिनट में हमारा ये 25 मिनट के बराबर है। 1 मिनट 25 मिनट के बराबर है। अब हमें कार की चाल पूछा है, तो कार को समय कितना लगा? 3 मिनट का लगा है, 3 × 25 यानी 75 मिनट का समय लगा है कार को। तो कार की चाल क्या आ जाएगी? दूरी तय की है 80, समय लगा है 75 मिनट, इसको कन्वर्ट करोगे घंटे में, 75/60, तो ये बचा 5, ये बचा 4, तो 320/5 यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। दो उम्मीदवार पी और क्यू हैं, एक चुनाव में क्रमशः 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं। वोटों की कुल संख्या 4500 है, तो क्यू को पी से कितने ज्यादा वोट मिले? 42 और 58 का अंतर आया 16% का, 16%। अब 4500 का 16% निकालना, 1% है 45, तो 45 गुणे 16 कर दोगे, 16×5 = 80, 8 बचा, 64 और 8 720। ठीक है, 50% में 5% कम करना था, 50% आएगा 800, और 4500 का 16% ना, 50% क्यों गया? नहीं 50% नहीं, 16×45 करना है। 16×50 करोगे 800, और 800 में 80 घटाओगे, फिर आया 0.2x प्लस 0.04 बराबर है 0.5x माइनस 0.11। तो ये आ जाएगा 0.5x माइनस 0.2x बराबर हो जाएगा 0.11 प्लस 0.04, यानी कि 0.3x बराबर है 0.15 के। x आ जाएगा 0.15/0.3, तो पहले डेसिमल के बाद का बराबर करो 15/30, यानी कि 1/2.5। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दूध और पानी का एक मिश्रण है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 7:3। मिश्रण की कुल मात्रा 120 है, तो कुल 120 है, 7 और 3 मिला के कितना होगा? 10 होगा। 10 का मान है 120, यानी कि 1 का मान है 12, तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 12×7 = 84, वाटर हो जाएगा 12×3 = 36। 84 और 36 अनुपात है मिल्क और वाटर का। अब फाइनली अनुपात हो रहा है, अंत में अनुपात हो रहा है 3:2 का। ठीक है, अंत में अनुपात हो रहा है 3:2 का, यानी कि 3 का मान है 84 हो रहा है, क्योंकि मिला क्या रहे हैं हम यहाँ पे? वाटर मिला रहे, दूध तो मिला नहीं, दूध तो जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। 3 का मान है 84, 1 का मान हो जाएगा 28, यानी 2 का मान हो जाएगा 56। 56, तो कुल अब 56 लीटर हमारा वाटर हो गया, पहले 36 था, यानी कि 20 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। या ऐसे करते कि मान लिया कि एक्स जोड़ना है, तो 84 हमारा मिलकर मिल तो उतना ही रहेगा। अब 36 से 36 प्लस एक्स हो गया हमारा वाटर, अनुपात हो गया 3/2। अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये 84 लिखा है, सॉल्व कर लोगे, 2×2 = 56, 56 बराबर 36 प्लस एक्स बराबर 20 आ गया। ठीक, अगला सवाल।
8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे से बाहर स्पर्श करते हैं, बाहर रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि दोनों वृत्त एक दूसरे के बाहर। ऐसा नहीं कि एक के अंदर दूसरा हो जाएगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, 8 और 17। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? ये 8 है, ये 17 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? दोनों का योग आ जाएगा, 8 + 17 25। अब यही अगर अंतः स्पर्श करते होते, एक दूसरे के अंदर होता, छोटा वाला वृत्त दूसरे वाले बड़े वाले वृत्त के अंदर होता। ठीक है, तो ये केंद्र आ रहा है मान लो पहले का, एक दूसरे का आ रहा है। अब ये कुल त्रिज्या कितनी आएगी? ये कुल होता 17, इसमें से ये है 8, तो अब दूरी कितनी आएगी? 17 - 8 आएगी, यानी कि 9 आएगी। जब अंतः स्पर्श करेंगे तो फिर उस केस में हमारा अंतर आएगा, बाह्य स्पर्श में जोड़ देंगे त्रिज्याओं को। ठीक है, अगला प्रश्न, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे मिस इंटरप्रिटेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिस इंटरप्रिटेशन। पैटर्न को बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। पैटर्न हमारा 2 T आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इजीली बन जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, जो नहीं बना सकते वो आंसर होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये भी बन जाएगा। स्टेशन, सेक्शन, सेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि सी तो है ही नहीं, ये आंसर होगा। स्टेशन भी इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट, वोकेबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? वर्ब बना सकते हैं, ई है ही नहीं, तो ई नहीं बना सकते, बट आंसर वो होगा जो बनाया जा सकता है। ये तो नहीं बनेगा। रॉक नहीं बन पाएगा क्योंकि के नहीं है। बस नहीं बन पाएगा क्योंकि एस नहीं है। कार बन पाएगा सर। ओके, अब अगला प्रश्न, कुछ कोडिंग दिया है, हमें पता लगाना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली शोज दैट ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। ए डी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये हो गया नॉर्थ, ये हुआ साउथ, और फिर ईस्ट और वेस्ट। तो हमें कहाँ चाहिए? ए चाहिए डी के उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व यानी कि ये दिशा हो गई, और यहाँ पे ए होना चाहिए डी के रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज जो शुरू से ही क्लियर है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी में दोनों में आ रहा है हमारा एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है? दक्षिण में, तो यानी कि दक्षिण दक्षिण में जा रहे हैं, या तो दक्षिण दक्षिण में या उत्तर उत्तर में होगा। तो यहाँ से तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में चाहिए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दो दिशाएं का एक कॉम्बिनेशन है जो कि ऑप्शन बी से हमें मिल नहीं पाएगा, ऑप्शन डी से भी मिल नहीं पाएगा। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। हालांकि हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करने वाले, बट हमें पता है बी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी में क्या होगा असल में, बी और एक्सक्लेमेशन बी है। इसका मतलब क्या है? एक्सक्लेमेशन का मतलब है ए बी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि डी बी के दक्षिण में है, तो बी यहाँ पे आ गया, डी होगा उसका दक्षिण में। और ठीक वैसे ही फिर बी ए के दक्षिण में है, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे केस में तो आंसर हमें मिल ही नहीं सकता ना, तो बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ए कह रहा है ए एंड बी, एंड का मतलब है कि ए बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर में ए है, बी यहाँ पे आ गया, ए उत्तर में आ जाएगा। फिर इसके बाद में बी और डी का मतलब ये है कि बी डी के पूर्व में है, तो डी यहाँ पे होगा, तो बी पूर्व में आ गया। अब बी से ए कहाँ पे आ रहा है? ए आ रहा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो हमें चाहिए, तो यही ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो बात, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आरेख में त्रिभुज दिखाता है गेमर्स को, ट्रायंगल दिखा रहा है गेमर्स को, वृत्त दिखा रहा है कोडर्स को, और आयत रेक्टेंगल दिखा रहा है एथलीट्स को। हमें फाइंड आउट करना है कि विच लेटर रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स हु आर बोथ गेमर्स एंड एथलीट्स बट नॉट कोडर्स। गेमर्स भी होने चाहिए, एथलीट्स भी होने चाहिए। तो अगर दोनों होने चाहिए, गेमर्स होने हैं यानी कि त्रिभुज के अंदर होंगे, ट्रायंगल के अंदर होंगे, और एथलीट्स होंगे यानी कि रेक्टेंगल के अंदर भी होंगे। तो ट्रायंगल के अंदर भी चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर भी चाहिए, दोनों के अंदर, यानी कि ये फेज आ गया। बट इस पोर्शन में वो सर्कल के अंदर नहीं चाहिए क्योंकि उनको कोडर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पोर्शन हमारे काम का है। एस और टी, ऑप्शन सी आंसर होगा। कौन सा शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबिलिटी बन जाएगा आसानी से। पॉसिबिलिटी, एस हमारा एक ही बार आ रहा है, एस को दोहराना पड़ेगा, ठीक है, तभी बन पाएगा, यही आंसर होगा। रिस्पॉन्स तो बन ही रहा है इजीली, स्टेबिलिटी बन ही रहा है इजीली, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 550 मीटर चला। तो पूर्व दिशा में चला है, पहले डायरेक्शन लिखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब पूर्व की ओर चला है 500 मीटर, फिर चला है 550 बाईं ओर मुड़ के, फिर चला है बाईं ओर मुड़ के 500 मीटर। देखिए जो 500 पहले चला था ना आगे पूर्व की तरफ, वो कैंसिल हो गया, 500 वापस चल गया, और इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 150 मीटर चला। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के शुरुआती पॉइंट ये है, अंत में पॉइंट ये है, तो कितना अंतर आया हमारा? ये आया 550 + 150, यानी कि 700 मीटर।
तो 700 मीटर वो उत्तर में है, उत्तर की तरफ है, बिकॉज दिस इज नॉर्थ। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। दिए गए कथनों और निष्कर्षों के विस्तार पे हमें बताना है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है सम पंपकिन आर बीट रूट्स, कुछ कद्दू चुकंदर है, तो कुछ जो पंपकिन का सेट बनाओगे और चुकंदर के सेट में कुछ पोर्शन कॉमन होगा। पंपकिन और बीटरूट में कुछ पोर्शन कॉमन होगा, जो कॉमन है उसको मार्क कर दोगे। पंपकिन और बीटरूट, पी से पंपकिन, बी से बीटरूट। अब इसके बाद दूसरा है ऑल बीटरूट आर गार्लिक, सारे के सारे चुकंदर लहसुन है, तो पूरा बीटरूट का सेट जो है वो गार्लिक के सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर है ऑल गार्लिक आर टर्निप्स, तो सारा का सारा गार्लिक का सेट टर्निप्स के सेट के अंदर आ जाएगा। ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन का कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम पंपकिन आर गार्लिक, तो डेफिनेट सी बात है, सही बात है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये बीटरूट भी है और गार्लिक भी है, तो सम पंपकिन आर गार्लिक, ये बात सही है। दूसरा ऑल गार्लिक का पंपकिन, क्या ये सही है कि सारे गार्लिक पंपकिन होंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऑल बीटरूट्स आर टर्निप्स, क्या ये सही है, तो सारा बीटरूट वाला सेट टर्निप के अंदर आ रहा है, तो यस, लास्ट भी करेक्ट है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। विष्णु उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर पूर्व हुआ ये दिशा, तो पहले विष्णु चलना शुरू कर रहा है उत्तर पूर्व की ओर, फिर कुछ दूरी तय करके 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 90 डिग्री मुड़ता है, फिर अंत में एक बार फिर से 90 डिग्री मुड़ता है, और सारे केस में कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। तो पूछा गया है 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद में उसका मुख किस अंतिम दिशा की ओर होगा, तो यहाँ पे बजाय चलाने के उसको सीधे मुड़ाना है उसको तुम्हें बार बार। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ रहा है यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो पहली बार 90 डिग्री मुड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, ये दिशा हो जाएगी। फिर 90 डिग्री मुड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, ये दिशा हो जाएगी। फिर आखिर में 90 डिग्री एक बार मुड़ेगा, तो अब फाइनली दिशा होगी उसकी ये वाली, यानी कि नॉर्थ वेस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। ठीक है, हर बार 90-90 मुड़ा है ना, हाँ ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा फाइनली उसकी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रांसफॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, भले ही अक्षरों की पुनरावृत्ति क्यों ना कर दो, यानी कि अगर पुनरावृत्ति करने के बाद भी नहीं बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर शब्द में कोई ऐसा लेटर होगा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो रेशियो, रेशियो तो बन जाएगा। इनफॉर्म, इनफॉर्म बन जाएगा ये भी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सी आ रहा है, ये नहीं बन सकता चाहे कुछ भी कर लो, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है और फिर बताना है कि अगला हमारा जो कोड मिसिंग है वो क्या होगा। LHTOJFRLH स्पेस XPLARN। एल के बाद में पहले को पहले से कंपेयर करो, तो एल के बाद में ओ आया है, यानी कि 2 बढ़ाया है, OPQR, एक सेकंड, LMNO 3 बढ़ाया है, ओ से PQR 3 बढ़ाया है, STU 3 बढ़ाओगे तो यू आ जाएगा, लेकिन यू से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन डी तो चलो हट गया। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न देखो यहाँ पे, HIJ 2 बढ़ाया है, JKL 2 बढ़ाया है, LMNN आएगा, UN से 2 आ रहे हैं, पर ऑप्शन सी तो हट गया। ठीक है, अब लास्ट में देखो, डी से एफ में गए 2 बढ़ाया, एफ से एच में गए फिर से 2 बढ़ाया, एच से आगे जाओगे फिर से 2 बढ़ाओगे, आई और जे, तो यू एंड जे शुड बी आर आंसर विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इजी। ठीक है, अगला 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 सवाल। अब ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा समय देना है समझने में, क्योंकि ऐसे सवाल को हमने डिस्कस किया है, हर सेशन में ऐसा एक सवाल आ रहा है और सारे सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल पे ही है। तो ये सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR का परिमाप पेश आया था एक सवाल। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एल्टीट्यूड दिया है, ठीक है, ऊंचाई दी हुई है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो हमें बेस मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, या फिर त्रिभुज के बारे में पता हो कि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के हिसाब से भी कई बार हमें आइडिया लग सकता है। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हमेशा ऐसे केस में क्या करोगे, पहले एक स्टेटमेंट अकेले पढ़ोगे और देखो क्या उससे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है PQ बराबर 5 मीटर है और PR बराबर 5 है, यानी कि PQ भी 5 है और PR भी 5 है, दोनों 5 है, तो क्या इन दोनों भुजाओं की लंबाई से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एरिया क्या आएगा, नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इनके बीच का कोण नहीं पता है। अगर कोण पता होता है, मान लो ये साइड ए है ये साइड बी है और हमें इनके बीच का कोण पता हो जो कि थीटा है, तो कह सकते हैं कि एरिया जो त्रिभुज का होता है वो बराबर होता है 1/2 AB sin थीटा। तो इनके बीच का एंगल पता है और दोनों साइड पता हो तो वहां से भी हमें एरिया मिल जाएगा, पर क्योंकि बीच का एंगल हमें पता नहीं है, दैट इज वाई यहाँ से हमें एंगल नहीं मिल पाएगा, एरिया नहीं मिल पाएगा, तो पहला अकेले सफिशियंट नहीं है, पहला ऑप्शन अकेले सफिशियंट नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि कथन एक अकेला पर्याप्त है, ये आंसर नहीं होगा।
अब दूसरा स्टेटमेंट अकेले देखते हैं कि पी क्यू की लंबाई 4 मीटर है। इसको मान लिया, अभी फिलहाल के लिए पहले स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन को भूल जाओ, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट देखो। तो कि हमें लंबाई पता है पी ओ की, तो क्या हम एरिया निकाल पाएंगे? हमें बेस तो नहीं पता ना, बेस भी पता होता तो निकाल पाते। तो अकेला सेकंड स्टेटमेंट भी पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन डी अभी हमारा हट गया। अब देखना है कि दोनों मिला के पर्याप्त होंगे, तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे क्या ये पर्याप्त होंगे, क्या पर्याप्त हो पाएंगे? क्योंकि अभी हमें बेस तो नहीं पता है, लेकिन बेस पता लगाया जा सकता है। अभी नहीं पता है लेकिन पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि पीओ लंबवत है, बेस पीओ के मान 4 है, ठीक है, और पी आर का मान 5 है। तो क्या यहाँ से आर ओ पता लग जाएगा? और सिमिलरली यहाँ पे हमारा पी क्यू का मान 5 है और पी ओ का मान 4 है, तो क्या यहाँ से क्यू ओ पता लग जाएगा? तो ये पता लग जाएगा हमें अंत में। तो यानी कि दोनों को मिलाने के बाद में हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि बेस भी पता लग जाएगा, ऊंचाई पता लग जाएगी, तो एक और दो मिला के पर्याप्त होंगे। कैसे पता लगेगा भाई? ये परपेंडिकुलर है ना, तो 5 का स्क्वायर ये होगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और वैसे ही पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट अगर पता है तब तो पता ही है कि एक भुजा हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, एक भुजा 4 है, तो ये भुजा 3 होगी। ठीक, वैसे ये भी 3 होगा, तो हमारा बेस 6 आ गया, तो 1/2 गुणे 6 गुणे 4, ये हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया क्या आएगा ये निकालना नहीं है, पर निकालने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मिल गई है, तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का जवाब होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, अगला प्रश्न करते हैं। अब अगर मान लो इस सवाल में, अगले प्रश्न से पहले एक दो बातें और समझ लेते हैं। अगर मान लो इस सवाल में दिया होता कि लंबाई दी हुई है, पीओ की लंबाई दी हुई है, और साथ में कह दिया गया कि ये त्रिभुज हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो उतना भी काफी होता है। कि समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि जो लंबाई होगी वो क्या होगी, समबाहु त्रिभुज में a√3/2 होगा। अगर साइड लेंथ ए है तो a√3/2 होगा, तो वहां से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, या कई बार इंफॉर्मेशन तो हमेशा ऐसे सवाल में थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन फंसाते हैं और थोड़े से मतलब ट्रिकी होते हैं कई बार। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बात के लिए रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को उन्होंने प्रैक्टिस किया है तब तो अच्छी बात है, इजीली कर सकते हो, अदरवाइज बात के रखना, अदरवाइज गलत करोगे, कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। और प्रोसेस भी हमेशा देखना, पहले पहला स्टेटमेंट अकेले देखना है, अगर उतने से आंसर हो जा रहा है तो फिर अपना ऑप्शन मिल ही गया हमें क्या आंसर है। अगर नहीं होता है फिर दूसरे स्टेटमेंट को अकेले देखना है, पहले स्टेटमेंट को भूल जाना। अगर अकेले आंसर हो पा रहे हैं तो वो आंसर हो जाएगा कि कथन दो हमारा अकेला पर्याप्त है। अगर तब भी आंसर नहीं होता तब फिर दोनों को मिला के देखना है। कई बार दोनों मिलाने पे भी सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि नहीं भाई दोनों को मिला के भी हमारा आंसर पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन सी उस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, तो फिर 12, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, भाग का अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो 12 + 23। गुणा का अर्थ दिया हुआ है हमें भाग, तो 23/23, और फिर भाग का अर्थ फिर से क्या दिया, प्लस दिया। 23/23 सबसे पहले कर दो तो ये आ जाएगा 12 + 1 + 10, यानी कि 23 हमारा जवाब होगा, ऑप्शन सी। प्रत्येक जोड़े में दूसरा समूह पहले समूह से एक निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करके बनता है। तो पैटर्न हमें पहचानना है और फिर बताना है कि हमारा HTS के लिए बन रहा है IVT, फिर GXC के लिए क्या बनेगा ये पता लगाना है, और ऐसे ही YRN के लिए बन रहा है ZTO। ठीक है, तो HTS से बना है IVT, H में जस्ट अगला I आ रहा है, TUV दो जोड़ रहा है, S से अगला T आ रहा है, यानी कि +1 +2 +1। क्या यही पैटर्न यहाँ आखिर में भी है, Y से Z +1, R ST +2, NO +1, बिल्कुल सही है। तो G +1 H X UV V आ जाएगा +2, और C +1 D HVD। एक सेकंड, V पे कहाँ से पहुंच गए, XUV पे कहाँ से पहुंच गए, XYZ XYZ HZD आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कौन सी XUV कहाँ से पढ़ रहे थे। एनीवे, सो HZD विल बी आवर आंसर। ठीक है, दी गई श्रृंखला में पैटर्न को ध्यान से देखिए और उस पद का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से इसे पूरा करता है। CBA GFE KJI ONM SRQ, तो अगला पैटर्न क्या होगा? CBA यानी ABC उल्टा पढ़ो तो सही पैटर्न है ABC EFG IJK। ठीक है, तो बस ये देखना है कि पहले से दूसरे में जा रहे हो तो कितने का जंप ले रहे हो। तो ए से गए हैं ई पे, कितना जंप लिया हमने, 4 का जंप लिया। BCD ई FGHI 4 का जंप लिया। ठीक है, फिर से 4 का जंप लिया, फिर यहाँ 4 का जंप लिया, तो फिर से 4 का जंप लो, तो आखिर में क्या आएगा, 4 का जंप लेके हमें क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्यू के बाद में QRSTU यू आ जाएगा, फिर यू से आ रहा है अपना WVU, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने आखिरी लेटर देखा है यहाँ। ठीक है, देख यही सेम चीज़ देखने का और भी 4 तरीके हो सकते हैं, तो उन तरह से भी देख सकते हो, पर ये हमारा पैटर्न है बेसिकली। ठीक है, यही जंप हम शुरुआत से भी देख सकते थे, C से G पे गए, या जैसे भी समझना चाहो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा CDO PRSTU, इनके लिए हमें कोड दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है, क्या पता लगाना है हमें, यहाँ पे एक शब्द बनाना है। रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड।
अब एक तरीका ये है कि तुम्हें अगर डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा वर्ड बनने वाला है, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज ऑप्शन के साथ में जाओ। जैसे हमने पहला लिया 2 3 5 6, देखिए डी ओ, 5 यानी आर, 6 यानी एस, डी ओ आर एस, डोर्स, और फिर 4 यानी कि पी। डोर्स, ये तो कोई वर्ड बन नहीं रहा, तो ऑप्शन ये आंसर नहीं होगा। फिर 4 5 3 तो ठीक है, क्योंकि सीधे देखने पर अगर दिखाई पड़ जाए प्रोडक्ट्स बनेगा यहाँ पे, तब तो आसान है। अदरवाइज समय नहीं खराब करना है, ऑप्शन से चेक करना है। 4 5 3, 4 5 यानी कि पी आर, 3 यानी कि ओ, प्रो, और प्रो देखते ही शायद समझ में आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा। पर क्या प्रोडक्ट का कोड यही होगा? तो डी के लिए कोड क्या आएगा? तो 4 5 3 तो ठीक है, डी के लिए आएगा 2, बिल्कुल सही है। फिर यू के लिए आएगा 8, सही है। तो यानी कि डेफिनेटली पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद में एक आएगा सी, और फिर टी, और फिर एस। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई तालिका में वर्ष 2019 से 2024 तक सेल्युलर फोनों की बिक्री के कुल आंकड़े दिए हैं, और हमें फाइंड आउट करना है इस सवाल में क्या। हमें ये पता लगाना है कि आंकड़ों के आधार पर 2020 से 21 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 20 में है 40,000, 21 में है 30,000, 10,000 की कमी आई है। बेस हमारा 40,000 है, 40,000 में 10,000 की यानी 1/4, 25% की कमी आई है। 25% की कमी आई है, तो हमारा जवाब होगा 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए: 72, 88, 65, 79 और 81। तो 500 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? जोड़ कर लो। 72 88 हुआ 160, 10 65 225, 10 79 304, 385 बटे 500 गुणे 100, देखिए 385 बटे 5, जो कि हो गया हमारा 77%, 77%। ऑप्शन डी आंसर होगा। उस शब्द की पहचान कीजिए जो आइडेंटिफिकेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, चाहे हम किसी को 50 से ज़्यादा बार क्यों ना दोहराएं, ठीक है, तब भी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ऐसा कोई लेटर होगा वहाँ पे जो कि आइडेंटिफिकेशन में होगा ही नहीं, है कि नहीं। एक्शन तो बन जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। फैक्शन भी बन जाएगा, क्योंकि एफ है हमारा, ठीक है। डाउट बी नहीं, बी है, नहीं बन पाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, काव्या अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त को देख रही है, फिर वह निम्नलिखित गतिविधियां करती है। तो अगर वो सूर्यास्त देख रही है, सूर्यास्त कहाँ हो रहा होगा? सूर्यास्त हो रहा होगा वेस्ट की तरफ, दक्षिण, दक्षिण बोलो, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम में हो रहा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो अगर वो सूर्यास्त को देख रही है, तो वो किस तरफ उसका मुंह होगा? पश्चिम की तरफ होगा, तभी तो सूर्यास्त देख रही होगी, ठीक है। तो अभी वो फिलहाल पश्चिम को फेस कर रही है, वेस्ट को फेस कर रही है। अब वो क्या करेगी? वेस्ट को फेस कर रही है, अब वो यहाँ से बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ी, अभी वो वेस्ट को फेस कर रही है, वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलती है। फिर इसके बाद में वो दाएं मुड़ती है और 0.5 किलोमीटर चलती है। फिर वो दाएं फिर से मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो एक से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना? शुरुआती पॉइंट था ये, था फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, फाइनल पॉइंट ये है, और डिस्टेंस है 0.5 का। तो डिस्टेंस कुल है 0.5, और दिशा कौन सी है जिसपे, जिसकी तरफ वो फेस कर रही है? तो फेस कर रही है वो कहाँ? फेस कर रही है वो नॉर्थ की तरफ, तो मुंह उसका नॉर्थ की तरफ है, और जबकि 0.5 किलोमीटर की दूरी है। तो टर्न्स आंसर क्या होगा? फेसिंग नॉर्थ 0.5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, वेस्ट की तरफ 0.5 किलोमीटर है, ठीक है, और फेस कर रही है नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? बाकी 0.5 किलोमीटर वेस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो अगर तुमने दिशा का ध्यान नहीं भी दिया होता तो भी आंसर सही मार्क कर देते। अगला क्वेश्चन। यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए, और फिर अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो एक संख्या है 0.62, एक है 0.602, एक है 0.61, 3/5 यानी कि 0.6। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 3/5 सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, तो ऑप्शन ए और बी तो आंसर नहीं है। सी और डी में से आंसर कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 0.62 होगा सबसे बड़ा, तो ऑप्शन सी आंसर है। 6261, 602, 3/5, ऑप्शन सी आंसर। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। CBZ FEWIHT, तो अगला क्या होगा? सी से गए एफ पे, 3 बढ़ाया, एफ से गए आई पे, 3 बढ़ाया, जे के एल, 3 बढ़ा लिया हमने, तो एल आया, एल पे आ रहा है, ऑप्शन ए में सिर्फ आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 52 का अर्थ है इज काम, 417 का अर्थ है ब्लू एंड ब्यूटीफुल। तो ब्लू के लिए कोड क्या होगा? ब्लू आ रहा है 642 में, और ब्लू आ रहा है 417 में, और इसके अलावा तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो 4 हमारा जो कोड है वो होगा ब्लू के लिए, ऑप्शन सी आंसर होगा। 4 कोड होगा ब्लू के लिए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनना है। सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा? साइफर, सिविक, सिविल, सिटीजन। तो SICIP ये सबसे पहले आएगा, नंबर 1 पे साइफर आएगा।
तो वो आंसर थोड़ी होगा। फिर इसके बाद में नंबर 2 पे क्या आएगा, सिटीजन आएगा, सिटीजन आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर 3 पे आएगा सिविक, नंबर 4 पे आएगा सिविक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन समूह त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है? ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर तो दोनों ही आएंगे, तो एक बड़ा सा हमारा सेट बन गया ट्रायंगल का, उसके अंदर दोनों आएंगे। और फिर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आएगा समबाहु त्रिभुज, जो कि आई से, एक सेकंड, समद्विबाहु त्रिभुज आई से है, तो टी के अंदर आएगा आई, और फिर आई के अंदर आएगा ई। क्या आंसर आएगा, ई आई के अंदर है और आई टी के अंदर, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्योंकि सारे जो समबाहु त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो भुजाएं ऐसी हैं जो कि बराबर है, जो कि समान है। समबाहु में सारी भुजाएं समान है, समबाहु हर एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आएगा और सारे समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोडिंग पैटर्न में किसी एक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है। अब ऑर्डर क्या है, जिनका ऑड नंबर पोजीशन है, जो विषम संख्या वाले अक्षरों पे स्थान पे आ रहे हैं अक्षर, यानी कि ए सी ई, उनको छोटा लिखना है, उनको लोअर केस लेटर में लिखना है, और जो हमारे सम पे आ रहे हैं उनको अपर केस लेटर में लिखना है। तो थर्सडे को कैसे लिखोगे? अब ऐसे केस में क्या है, सबसे पहले देखो कई बार तुम्हारा ऑप्शन जो है बहुत इजीली तुम्हें आंसर दे देगा। जैसे हमें पता है कि बी जो है, बी कैसे होना चाहिए, अपर केस में या लोअर केस में? बी क्योंकि सम पे आ रहा है, इसको बड़ा लिखोगे, ए को छोटा लिखोगे, ए को छोटा लिखोगे, डी को बड़ा लिखोगे। तो ए छोटे में किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए को छोटे में लिखा होना चाहिए था और डी को बड़े में लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो इतने सही अपना सवाल सॉल्व हो जा रहा है, तो उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल, एक छात्र सप्ताह के दिनों में से एक दिन रैंडमली चूज करता है, यादृच्छिक रूप से चूज करता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चुना गया दिन डब्ल्यू से शुरू हो या फिर एस से शुरू हो, यानी कि या तो वेडनेसडे डब्ल्यू शुरू होने वाला, या फिर एस से क्या होगा, सैटरडे संडे। तो ये 3 दिन हमारे काम के हैं कुल 7 में से, तो 3/7 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। काम के दिन है 3, कुल दिन है 7, 3/7 हमारा जवाब आ जाएगा। राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर के 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, शाम 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा एक बात बताओ, घंटे की सुई हमें दी है दक्षिण पश्चिम में, और मिनट की सुई 4:30 बजे, तो मिनट की सुई 4:30 बजे जहाँ पे होगी वहीं पे तो 1:30 बजे भी होगी, और मिनट की सुई तो दोनों केस में क्या पे होगी, 6 पे होगी। ठीक है, तो 1:30 हम देख लेंगे मिनट की सुई कहाँ पे है, वही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब दिया क्या है, घंटे की सुई हमारी है दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ, तो 1:30 कुछ ऐसा एंगल बनेगा हमारा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और 6 पे होगी हमारी मिनट की सुई। अब घंटे की सुई कहाँ पे है, ये है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि साउथ वेस्ट में है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट की दिशा में घंटे की सुई। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज का ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है हमको कितना, जब हम घंटे की सुई से मिनट की सुई की तरफ जा रहे हैं, मिनट की सुई की दिशा पूछ रहा है, कितना जा रहे हैं क्लॉकवाइज, कितना जा रहे हैं, हमें क्लॉकवाइज जाना है, और कितने डिग्री जाना है, 135 डिग्री। क्योंकि ये एंगल कितना है, 12 से घंटे की सुई का एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल, और 135 जाओगे तब पहुंच जाओगे मिनट की सुई पर। तो 135 डिग्री हमें जाना है क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में जाना है, ये ध्यान रखना। इसका उल्टा नहीं चले जाना। ठीक है, इसका उल्टा नहीं चले जाना है। ये क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये तो घड़ी की उल्टी दिशा है। इस दिशा में जाओगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा, नॉर्थ। तो ये सवाल भी थोड़ा सा मतलब लॉजिकली फंसाने वाला हो सकता है कई लोगों के लिए। कमेंट में मेंशन करना अगर तुम्हें सवाल है फंसे थे, अटके थे। ठीक है, बाकी सवाल सिंपल था, बट अगर ये बात समझो कि क्लॉकवाइज ही जाना है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दूसरी दिशा में चले गए तो, और बाकी घड़ी को घुमाने की कोशिश करो, वो सब कहानी नहीं करनी। बस हमें क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाना है, उतने से देख लो कि क्या हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और 1:30 बजे जो हमारे मिनट की सुई जाएगी वही 4:30 बजे होगी। मिनट की सुई के लिए पूछ रहा है, घंटे की सुई के लिए थोड़ी पूछ रहा है। अगर घंटे की सुई के लिए पूछता तब हम देखते घंटे की सुई हमारी कहाँ पे होगी, 4:30 बजे, ये होगी कुछ ऐसा, 90 डिग्री का अंतर पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो अकॉर्डिंगली आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 1000 में इस प्रकार दी हुई है, 120, 132, 145, 120 है, 2015 में, फिर 16 में, फिर 17 में, 18 में और 19 में। 120, 132, 145, 130 और 156। पूछा गया है कि किस वर्ष में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। अब यहाँ पे देखो एक हमें फिगर दिख रहा है जहाँ पे कि कम हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही, घट रहा है, 15 की घटान हो रही, और फिर 26 बढ़ रहा है। बाकी सब जगह क्या है, यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 12 बढ़ रहा है यानी कि एक्जैक्टली 10% से बढ़ रहा है।
यहाँ पे 13 बढ़ रहा है जो कि 10% से के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है 10% से। फिर इसके बाद में घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे होगी? जहाँ पे घटने के बाद बढ़ रहा है, क्योंकि घटने वाले में तो निगेटिव हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि होगी 2019 में। ऑप्शन बी आंसर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संबंधित संभावित हमारी रिलेशनशिप दिखाता है स्मार्ट डिवाइस, फोन और लैपटॉप। तो फोन भी स्मार्ट डिवाइस है, लैपटॉप भी स्मार्ट डिवाइस है, और फोन लैपटॉप होता नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट डिवाइस का एक बड़ा सा सेट बनेगा, उसके अंदर एक फोन का सेट होगा और एक लैपटॉप का सेट होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। L22, M24, N26, फिर स्पेस, फिर P30 और Q32। तो बस लेटर नंबर देख लो, 22 से 24 पे गए, 24 से 26, 26 से जाएंगे 28 पे, 28 से 30, 30 से 32, 28 आना चाहिए आंसर में, जो कि आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में। तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेटर को देखने की जरूरत नहीं है, वरना लेटर में +1 हो रहा है, LMN, फिर आएगा O। एक ट्रेन प्रातः 6:15 पे प्रस्थान कर रही है और 10:50 पे डेस्टिनेशन में पहुंच रही है। 6:15 से 10:50 कितना टाइम लगा रही है? 4 घंटे 35 मिनट, 4 hours 35 minutes। ऑप्शन सी। अगला सवाल, रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च के बाद में है, लेकिन 24 मार्च से पहले है, यानी कि या तो 21 को होगा, या 22 को होगा, या 23 को होगा। फिर उसकी बहन बताती है कि भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद है, यानी 21 को नहीं है, 23 के पहले है, 23 को नहीं है, तो यानी 22 को ही है। ऑप्शन बी जवाब होगा। ठीक है, ये कुछ बहुत ही आसान आसान सवाल है। अगला सवाल, यदि एलिफेंट्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पे? एलिफेंट्स 9 अक्षर आ रहे हैं। सबसे पहले आएगा ए, फिर इसके बाद में आएगा ई, और ई आ रहा है 2 बार, ए ई ई, पहले 3 हो गए। फिर इसके बाद में आएगा ए ई ई हो गए, फिर इसके बाद में एल आ रहा है, और एन आ रहा है, और एच आ रहा है, एच आ रहा है, एच एल एन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जितना हमने देखा है तो एल आएगा, अगर हमने कोई गलती नहीं की तो एल आंसर होगा, क्योंकि ठीक बीच में पूछा है। तो पांचवा जो अक्षर होगा वो दोनों तरफ से पांचवा, वही हमारा मिडिल में होगा। एल के बाद एन और फिर पी टी एस, तो पी एस ओ टी, एल शुड बी द आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जैकेट को 14652 के रूप में कोडित किया जाए, कोड को 6942 के रूप में कोडित किया जाए, तो उसी कोड भाषा में 6965 का कोडिंग क्या होगा? तो 6 की कोडिंग क्या है? 6 की कोडिंग आ रही है सी, 6 यानी कि सी। तो 6965, तो पहले और तीसरे जगह पे तो सी आ रहा है, सी फिर स्पेस फिर सी, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, नहीं दो में आ रहा है, दो में आ रहा है। अब इसके बाद में देखना है 9 को, 9 का कोडिंग क्या है? 9 का कोडिंग है ओ, सी ओ सी, फिर लास्ट में आ रहा है 5, 5 का कोडिंग क्या है? 5 का कोडिंग है के, तो सी ओ सी के, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी विशिष्ट कोड भाषा में विंडो को लिखा है हमने DRMWLD, विंडो को लिखा है DRMWLD। अच्छा, डब्ल्यू की जगह डी आ रहा है और डी की जगह डब्ल्यू आ रहा है। और ऐसे ही प्लैनेट को लिखा है KOZMVG, डब्ल्यू की जगह डी आ रहा है और डी की जगह डब्ल्यू आ रहा है, तो क्या कोडिंग हो सकता है? और एन की जगह एम आ रहा है, एन और एम जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में आते हैं। हाँ, तो ये डब्ल्यू की जगह डी आ रहा है, यानी कि डब्ल्यू का लास्ट से वैल्यू क्या है? लास्ट से फोर्थ लेटर है, डी फर्स्ट स्टार्ट से फोर्थ लेटर है, यानी कि लास्ट से फोर्थ जो है उसको स्टार्ट से फोर्थ से रिप्लेस कर दिया, है कि नहीं? और अगर लास्ट से, तो वही सेम काम हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? कि अगर स्टार्ट से हम देख रहे हैं कि स्टार्ट से कोई हमारा 20वें नंबर पे आ रहा है, तो उसको आखिरी से 20वें से रिप्लेस कर दोगे, यही रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए रिप्लेस किससे होगा? ए रिप्लेस होगा जेड से। ऑप्शन ए के अलावा और कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में दिखाई गई है, प्रतिशत वितरण दिखाया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। 1700 टोटल है, तो वित्त विभाग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने होंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में है टोटल 25% ऑफ 1700, यानी 1700/4, जो क्या आ जाएगा 425, 1700/4, 425। ऑप्शन ए। रिया शाम 7:10 बजे से ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है, 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है, वहां नेहा भी उससे मिलती है, अगले 25 मिनट नाश्ता करते हैं, नाश्ता पूरा करके 1 घंटे 5 मिनट बाद रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं, जहां मीरा के घर से पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। रेस्टोरेंट कितने समय पहुंचे? पूरा प्रोसेस देखना है। 7:10 पे निकले तो 15 मिनट बाद, 7:10 पे निकले नहीं, 7:10 से 15 मिनट बाद, यानी 7:25 पे रिया अपने घर से निकलती है, फिर 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है।
कि 7:50 पे मीरा के घर पहुंचे। फिर घर पहुंच के नेहा भी मिलती है, 25 मिनट नाश्ता करते हैं, प्लस 25 हो गया 8:15। 8:15 हो गया। अब 8:15 से 1 घंटे 5 मिनट के बाद में रेस्टोरेंट के लिए निकलेंगे। 8:15, 9:20, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। रिया शाम 7:10 बजे से ठीक 15 मिनट पहले निकलती है। ये पूरा प्रोसेस उल्टा पुल्टा कर दिया। 7:10 -15, पहले 15 मिनट पहले निकली है, और फिर 25 मिनट बाद पहुंची है मेरा घर, तो प्लस 25 यानी कि 7:20 पे पहुंच गई है मीरा के घर। फिर नेहा भी मिली, अगले 25 मिनट उसने नाश्ता किया, तो +25, फिर +65 के बाद रेस्टोरेंट के लिए निकली, और +40, सबको एक साथ ही जोड़ 130। 130 जोड़ना है इसमें 7:20 में, 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 9:30। 9:30 बजे वो रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और ए से एफ अक्षरों से बना एक 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए, जिसमें कोई भी वर्ण हम दोहराएंगे नहीं, कोई भी हम लेटर दोहराने वाले नहीं है। तो कितने 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 पॉसिबल डिजिट्स है, ए से एफ तक 6 पॉसिबल डिजिट्स है, टोटल 16 है, और 4 अंकों का हमें पासवर्ड बनाना है, 4 वर्णों का पासवर्ड बनाना है। पहले प्लेस पे लेके ऑप्शन है, टोटल 16 ऑप्शन है, कोई भी एक फिलअप कर सकते हैं। अब कोई एक यहाँ भर जाएगा वो अगले पे नहीं आएगा, अगले पे 15 ऑप्शन रहेंगे, उसके अगले पे 14 रहेंगे, फिर 13 रहेंगे। 16 × 15 × 14 × 13, ये हमारा जवाब होगा। 16 × 15 आ जाएगा 240, और 14 × 13 आ जाएगा 182। अंत में आएगा 0। 24 दूनी 48 का 8, हाथ से लगा 4, 24 × 8 = 4, 192, 4 196, 19, 24 19 43 680, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का आधा 60 के 2 तिहाई यानी 40 के 60 का 2 तिहाई 40 के बराबर है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 40 दूनी 80 होगी। संख्या का आधा संख्या अगर n है तो n/2 बराबर है 60 × 2/3, संख्या हो जाएगी 80। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प हमें चुनना पड़ेगा? 42 के बाद आया 45.5, 45.5, फिर आया 49, तो हम क्या करें? 42 से 45 में 3.5 जोड़ा, फिर 3.5 जोड़ा, तो फिर से हम 3.5 जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 52.5। बस हमेशा बाद में वेरीफाई कर लेना, इसके बाद में फिर 3.5 जोड़ के 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 52.5 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन। अब इन द गिवन एक्सप्रेशन 32 + 80 × 4 - 7 बराबर 345, अगर सिंबल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो नया वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन का नया वैल्यू क्या होगा? हम प्लस और गुणा को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्लस की जगह आ जाएगा गुणा, 32 × 80, तो गुणे की जगह आ जाएगा प्लस, +4 - 7, तो 32 × 80 आ जाएगा 2560 - 3, यानी कि 2557, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि 3 साझेदार 2-3-5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में साझा भी करते हैं लाभ, तो सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा? तो अनुपात क्या है? 2-3-5, कुल अगर 10 है तो 10 में से कितना मिलेगा? सबसे कम वाले को 2 मिलेगा, 2/10 मिलेगा, या 1/5, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 5 दोस्त हैं ई एफ जी एच और आई, तो सारे के सारे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अगर लेफ्ट नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं तो लेफ्ट होगा नॉर्थ का ये, राइट होगा ये। 1 2 3 4 और 5। अब क्या दिया है हमें? दिया हुआ है ई इज सिटिंग एट द राइट एंड, ई दाहिनी तरफ दाहिने छोर पे बैठा है, राइट एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के दाएं बैठा है, ठीक है दाएं बैठा है, तो जी आ जाएगा इस प्लेस पे। आई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में बैठा है आई, और फिर टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में बैठा है, तो एफ आई एच, यानी कि एक ही तरीका पॉसिबल है, एफ यहाँ आई यहाँ एच यहाँ, फिर लिखा है एच इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम राइट, तो बिल्कुल पहले फिट कर लिया हमने, इतना काम हो गया अपना। फिर पूछा गया हु इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड पे कौन है? आई है, बाएं से दूसरे पे आई है, ऑप्शन बी। 7 × 7 वर्गाकार ग्रिड में कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है ऐसे सवाल का? 7 × 7 है तो 7 स्क्वायर बन जाएंगे, सभी छोटे वाले 1 × 1 वाले, फिर बनेंगे 2 × 2 वाले 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1 स्क्वायर, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेना है। फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि पहले एन स्क्वायर का योग क्या होता है? एन गुणे n+1 गुणे 2n+1 बटे 6। ठीक है, 1 स्क्वायर से लेकर 7 स्क्वायर तक का योग करना है, तो या तो मान निकाल लो, 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1, तो ये आ गया 49 + 36 85, 85 25 110 126 9 135 और 5 एक सेकंड, 49 36, ठीक है ना, 49 और 36,
85, 25, 110, 126, 135, 150 आ रहा है। कुछ गड़बड़ करना है क्या आपको? 1 सेकंड। 3, 4, 9। 55 और 85, 140 आएगा। क्वेश्चन मिस्टेक बहुत हो रही है आज। 140 आएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज ये अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला से डायरेक्टली, तो 7 × 8 × 15/6। तो 4 पंचे और 20 × 7 = 140। ठीक है, अगला सवाल। जीवन और मनुष्य की वर्तमान आयु है 58 और 20, तो 4 वर्ष पहले आयु का योग क्या होगा? 4 वर्ष पहले आयु हो जाएगी इसकी 54, जीवन की 54 हो जाएगी, मनुष्य की हो जाएगी 16। 54 + 16 यानी कि 70 आ जाएगा। एक पंक्ति में 55 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सूरज बाईं ओर से 24वां है और अभय की दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, तो 55 लोग हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। फिर दिया है सूरज बाईं ओर से 24वें स्थान पे, तो बाएं से 24वें स्थान पे सूरज है। और फिर अभय की दाईं ओर चौथे पर बैठा है। अभय के दाईं ओर, अभय का दाईं क्या होगा? अभय नॉर्थ पे, दाईं ओर अपना आएगा, तो अभय आ जाएगा। अभय के दाईं ओर चौथा है, यानी कि अभय और इसके बीच में 3 और लोग होंगे। तो अगर ये 24वें नंबर पे बाईं ओर से, तो अभय 20वें नंबर पे होगा बाईं ओर से। लेफ्ट से 20th नंबर पे होगा। पूछा है अभय की स्थिति दाईं ओर से क्या है, तो लेफ्ट से 20 है, तो उसके दाएं कितने लोग हैं? दाएं होंगे 35। दाएं से क्या होगा? 36वें नंबर पे होगा, है कि नहीं? या फिर करते 55 - 20 + 1, 36वें नंबर पे होगा। दी गई आकृति के पैटर्न में हमें बताना है कि अगला पैटर्न में क्या आएगा। ठीक है, सो ये पूरा पैटर्न हमें दिख रहा है इजिली। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में ये आना चाहिए, इस तरह का कुछ आएगा। और ये किस फिगर में बन रहा है? ये बन रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन सा विकल्प 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाव के बाद छवि का सही अभिविन्यास दिखाता है? विच ऑप्शन शोज द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज आफ्टर 225 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन? 225 क्लॉकवाइज करना है, पहले 180 कर लो, 180 में जो कि सीधे उल्टा हो जाएगा, और फिर 45 और करना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। 125 घटाओगे तो क्या होगा? ये जो पूछ है हमारी ना, पूछ आ जाएगी उल्टी तरफ, उल्टी तरफ आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये आ जाएगी। फिर 45 डिग्री और घुमाना है, 45 और घुमाओगे तो पूछ ये इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा होगा पूछ। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूंछ बनाई, हालांकि मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया यहाँ पे। ठीक, जाएगी तो वहीं पे, पर घूम के यहाँ से जा रही है ना, तो कुछ ऐसा बनेगी। ठीक है, और फिर और घूम के ऐसा हो जाएगी। ऑप्शन सी जवाब होगा हमारा। बाकी और कुछ भी करने की जरूरत है, पूंछ से ही अपना पूरा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कौन सी अवधारणा महासागरों में ज्वार-भाटा की व्याख्या करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सपीरियंस टाइड्स इन द ओशन? टाइड्स होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे, टॉप से 9th है, और बॉटम से 25th है। देखिए 24 लोग उससे नीचे हैं और वो 9वें नंबर पे है, तो 9 + 24 कुल कितना आ जाएगा? 33। 33 होंगे क्लास में, या फिर कर लोगे सीधे 9 + 25, ऊपर से रैंक नीचे से रैंक -1। अनु और सिरी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनु अकेले 40 दिन में करती है, तो सिरी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, 20 दिन में दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, 40 दिन में। अदरवाइज क्या है, जब अकेले कर रहे हैं तो डबल टाइम लग रहा है, जब भी अकेले में डबल टाइम लग रहा है यानी कि दोनों समान काम कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ भी और करना नहीं है। मैं बताया 40 दिन में ही अकेले सिरी भी पूरा करेगी, वरना करते हैं कि अनु और सिरी मिला के कर रहे हैं 20 दिन में, अनु कर रही है 40 दिन में, तो एलसीएम मिल गया 20 और 40 का, एलसीएम भी 40 आ गया, यानी कि अनु और सिरी मिलकर 2 यूनिट काम कर रहे हैं। अनु कर रही है 1 यूनिट काम, तो सिरी भी करेगी 1 यूनिट काम, यानी कि समय लगेगा 40/1, 40 दिन। ऑप्शन डी। रवि ने अमन से कहा, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है, यानी कि उसके दोनों बेटों की इकलौती बहन कौन होगी? उसकी बेटी होगी, तो वो लड़की उसकी बेटी है। ऑप्शन ए आंसर, बेटी है। अगला सवाल। 6 कुर्सियों और 3 मेजों के एक समूह में कुल 54 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं तो एक मेज में कितनी टांगे होंगी? 6 कुर्सियों की टांगे कितनी हो जाएंगी? एक कुर्सी की 4 है, तो 6 × 4 24 टांगे हो जाएंगी, और कुल टांगे आ रही है 54, और बाकी 3 एक्स टांगे आ रही है किस मेजों की, तो 1 एक्स, यानी कि एक मेज की टांगे आ जाएंगी 10। सवाल में पूछा क्या है? एक मेज में कितने टांगे होंगी? एक मेज में 10 होंगी। ऑप्शन डी है आपको। अगला प्रश्न। 399 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंभे को 57 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 399 मीटर लंबी ट्रेन है, बटे 57, ये आ गई मीटर पर सेकंड में, और फिर किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो गुणे 18/5 करो। 3 से काटा बचा 19, यहाँ बचा 133।
19×95 19 7 बार गया, तो 18×7 126/5, यानी कि आ गया 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रतीक युग्म के आधार पर बताना है कि हमारा अगला पैटर्न क्या होगा, जो कि फिल इन द ब्लैंक करना है। तो एट द रेट डॉलर, हैश एंड, एट द रेट डॉलर, हैश एंड, एट द रेट डॉलर, हैश एंड, तो फिर से आएगा एट द रेट डॉलर, ऑप्शन ए। फन का दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो दर्पण के उस पार देखोगे तो एफ आएगा सबसे दूर, और एन ये उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले आएगा एन लेकिन उल्टा होके, तो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा ना, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो एन उल्टा होके आएगा, ऑप्शन डी में बनेगा, क्योंकि ए में सीधा बना हुआ है एन, उल्टा मतलब कि ये आएगा पहले, ठीक है, फिर इधर पे आया, और फिर ऐसा हो, ऐसा, ठीक है। तो इतने ही ये सारे के सारे 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए जो भी पेपर में आए थे। आई बिलीव तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ में, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जिनको कि एग्जाम में शुरू में बीच में तो नहीं करना चाहिए था, बात के लिए रखना चाहिए था, सो दैट वहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, और बाद में अगर छूट भी जाए तो उसमें अफसोस नहीं हो, क्योंकि ऐसे कुछ 2-3 सवाल होंगे जो कि तुम्हारे जितने जिनके दिए हुए समय में तुम 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते थे, और डेफिनेटली अगर वो छूटते भी हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये पेपर ऐसा था कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कि कम से कम 5 से 10 सवाल तो डेफिनेटली नहीं हो पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे लेवल के थे। तो कमेंट में मेंशन करना तुम्हारे कितने अटेम्प्ट हुआ और कितने क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, ठीक है, कितने को तुम सही कर पाए हो। और इतना ही रखते हैं सेशन, अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से करना, और साथ में प्रीवियस जो बाकी शिफ्ट हैं उनके भी सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, और कोई एडिशनल तुम्हारे तरफ से क्वेश्चन है, कोई तुम चाहते हो जो अलग से डिस्कशन किया जाए, तो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एज वेल।